Hello dear students. So in this lecture we will discuss about the importance of design and actually how design is getting identified and formed. So where this topic reside as we are discussing SDLC, that is stands on software development life cycle, and the second phase is design as we have studied about requirement gathering. सो इनहेरेंटली रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर एक प्लानिंग का फेज भी रहा और रिक्वायरमेंट कैसे गैदर की जाती है उसके बाद जो भी कंक्लूजन हमारे निकल के आए उससे हम अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे. सो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज और पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज SRS. सो SRS क्या है, कैसे फॉर्म की जाती है और उसके मदद से डिजाइन डायग्राम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं. सो सबसे पहले तो आपको पता है कि रिक्वायरमेंट प्रोवाइडर, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ क्लाइंट हु प्रोवाइड सम रिक्वायरमेंट्स. सो इन रिक्वायरमेंट के बिहाफ में जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती हैं उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी करते हैं उसकी और उससे कुछ हमारी फाइंडिंग्स या कंक्लूजन निकलते हैं. सो एनालिसिस का रिजल्ट है बेसिकली SRS. फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. इन तीनों वर्ड को अगर अपन देखें तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वेयर रिक्वायरमेंट वी नो दैट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट and specification means the deeper understanding of each and every requirement specifically. एक एक रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर के इनहेरेंट पार्ट्स जो अभी तक सिर्फ रिक्वायरमेंट को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहे हैं वो भी निकाल के लाते हैं. जैसे मान लीजिए यूजर ने कहा मुझे यूजर वैलिडेशन कराना है. सो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ये मान लीजिए रिक्वायरमेंट है. सो उन्होंने तो एक स्टेटमेंट लिख दिया कि यूजर वैलिडेशन होना चाहिए, यूजर वेरिफिकेशन होना चाहिए. सो ये पर्टिकुलर प्रोसेस होगी कैसे? अब आप देखिएगा सबसे अगला अगला क्वेश्चन आपको जो पूछना चाहिए क्लाइंट से वो ये होगा कि सर विच टाइप ऑफ वैलिडेशन, इज इट ऑफ OTP और इज इट ऑफ सम कोड सेंड टू ईमेल. इन OTP वी कैन से दैट कि एक 4 डिजिट का नंबर या 6 डिजिट का नंबर आपके मोबाइल फोन पर पहुंचेगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? मैसेज गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो ये एक इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है. आप समझिएगा कि यहां पर यूजर वैलिडेशन के लिए अगर वो किसी OTP के थ्रू यूजर को वैलिडेट करते हैं कि भाई मोबाइल नंबर हमारे लिए प्राइम असेट है किसी भी एप्लीकेशन का, मान लीजिए इस एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर स्टोर किए जा रहे हैं, तो उस मोबाइल नंबर के लिए को वेरीफाई करने के लिए एक OTP भेजा जाएगा. सो it will be a mobile phone dependent application basically, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फोन की रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई पार्ट लें वैलिडेशन का तो वो हो सकता है बाय मींस ऑफ ईमेल आईडी. सो आप ईमेल पर एक वैलिडेशन भेजते हैं, यहाँ पर आप वैलिडेशन लिंक भेजेंगे. आपने देखा होगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एक मैसेज शो करता है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि प्लीज चेक योर मेल, एंड जब मेल पर वो वैलिडेशन लिंक आएगी आप उसको क्लिक करेंगे, देन ओनली योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड. ठीक है, सो यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि एक रिक्वायरमेंट के इनहेरेंट छुपे हुए कुछ पहलू होते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे. जिसमें एक मैसेज गेटवे के थ्रू वेरिफिकेशन होना है या वैलिडेशन लिंक भेजना है ईमेल आईडी पर, ये पार्ट हो सकता है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी होंगी, जस्ट लाइक कि आपने कब वो पर्टिकुलर मेल भेजा है उसके 24 घंटे तक लिंक को एक्टिवेट रखना है. अगर वो टाइम निकल गया ये भी चेक करना होगा अपन को. अगर ये टाइम निकल गया तो वो लिंक जो आपने वैलिडेशन के लिए भेजी है वो एक्सपायर हो जाएगी. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ इनहेरेंट चीजें हैं जिनको ध्यान रखना होता है. सो बेसिकली आपको स्पेसिफिकेशंस देने होंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसका एग्जैक्ट और अनएम्बिगुअस मीनिंग क्या है. एम्बिगुअस वर्ड के बारे में पिछली बार हमने डिस्कस किया था, जहां पर आपके पास एक कॉन्क्रीट डिस्क्रीट या यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होता, वो एम्बिग्विटी कहलाती है. जहां पर आप चौराहे पर खड़े हैं, आपको नहीं पता सीधे जाना, राइट मुड़ना, लेफ्ट जाना है.
सो इस तरह के फिनोमेना, इस तरह की सिचुएशंस जहां पर आपको लगता है कि यूजर कुछ बोलना चाह रहा है और डेवलपर कुछ और समझ रहा है या समझ सकता है, ऐसा हो सकता है एक बात के 2 से 3 मतलब निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेसिफिकली एनालाइज करने के बाद एग्जैक्ट मीनिंग लिखना होगा कि सर इसके 2 रास्ते निकल रहे हैं, पहला लूं कि दूसरा लूं। तब क्लाइंट वहां पे क्लैरिटी देगा। शायद क्लाइंट भी नहीं सोच पा रहा होगा इस चीज को। एज यू हैव वर्कड इन द सॉफ्टवेयर कंपनी एंड मैनेज्ड वेरियस सॉफ्टवेयर, तो आपके पास एक फोर्टे है, या बोलना चाहिए एक आपके पास हिस्ट्री है, एक पोर्टफोलियो है, जिसके कारण आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन आएगी, भले ही क्लाइंट अभी नहीं बता पा रहा है। राइट। सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम एनालिटिकल बेसिस पर हर रिक्वायरमेंट को ओके टेस्ट करेंगे। यहाँ पे उसके एग्जैक्ट मीनिंग को लिखा जाएगा। एडिशनली यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उससे पहले आपने क्या कर दिया था, स्पेसिफिकेशन पे फोकस किया है ना। अब इन दोनों पार्ट्स को स्पेसिफिकली देखते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। सो आप सिंपल वे में अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं तो इस वर्ड को समझिएगा, दैट इज नोन एज फंक्शन। सो आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई नाम का एक फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन जब रन होगा तो कुछ भी वेरीफाई हो रहा होगा। इसका मतलब है पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और दिस फंक्शन इज गेटिंग रन। अब यहां पर ये फंक्शन हो सकता है कुछ पैरामीटर वैल्यू भी ले रहा होगा, x, y या ओनली x। अब मान लीजिए कोई एक और फंक्शन है जो मैप जनरेट कर रहा है, जस्ट लाइक गूगल मैप डज। तो यहां पर 2 प्रोबेबल चीजें तो बहुत जरूरी हैं जो इस मैप को चाहिए होंगी, उस मैप को जनरेट करने के लिए, इस फंक्शन को चाहिए होंगी उस मैप को जनरेट करने के लिए। और वो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जिस पर्टिकुलर मैप को आप जनरेट करना चाह रहे हैं, अगर उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने प्रोवाइड नहीं किए हैं तो एक जनरलाइज मैप बनेगा, हो सकता है वो लोकेलाइज भी ना कर पाए उस चीजों को जो आप चाहते हैं। सो दीज आर द कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स। एडिशनली और क्या क्या चीजें हो सकती हैं मैप जनरेट का, अगर मान लो कोई दूसरा प्रोटोटाइप में देखूं यहां पर, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कितनी ऊंचाई से उस मैप को आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जूम लेवल देख सकते हैं आप, जूम लेवल 17, 21 कुछ उनके स्पेसिफाइड हैं ये पर्टिकुलर जूम लेवल। अगर आप ज्यादा इसके लिए प्रोएक्टिव हैं, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप विजिट कर सकते हैं गूगल की S2 लाइब्रेरी। सो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जूम लेवल और किस टाइप का आप मैप देखना चाहते हैं। सो मैप का टाइप, जिसमें नेचुरल मैप देखना चाहते हैं जिसमें आपको ग्रीनरी के साथ दिखेगा, है ना। सो ये, या फिर उसको आप सिर्फ मैप में पाथवेज देखना चाहते हैं। सो ये टाइप वगैरह आप, ये डिपेंड करता है कि गूगल ने किस प्रोटोटाइप में फंक्शन को पब्लिश किया है। मतलब गूगल ने ये फंक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ है और ये सारे पैरामीटर गूगल एक्सपेक्ट करेगा आपके इस मैप को जनरेट करने के लिए, जिसमें उस स्पेसिफाइड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर पॉइंटर बन के आएगा और आपकी पाथवेज मेंशन होंगी। और जूम लेवल क्या आइडेंटिफाई करेगा कि इतनी ऊंचाई से आप उसको देखना चाहते हैं। अगर बिल्कुल आपने जूम इन कर दिया उसको, तो आप समझ रहे होंगे कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि भाई रास्ता कैसे था। और अगर इतना भी जूम आउट कर दिया कि अर्थ दिखने लगी तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। सो ये जूम लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी ऊंचाई से आप उस पर्टिकुलर एरिया को देखना चाहते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपको एक फंक्शन होगा, आइडेंटिफाई होगा, जहां पर वो एग्जीक्यूट होने के बाद सर्टेन रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिकेशन हमने आइडेंटिफाई किए, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो लिखे जाएंगे। अगर यूजर वैलिडेशन या वेरिफिकेशन की बात करूं तो यूजर वेरीफाई नाम का एक फंक्शन हो सकता है, और ये वेरीफाई फंक्शन अपने आप में कुछ और सब फंक्शंस को कंटेन कर रहा होगा। सो यहां पर भी जूम इन हो सकता है।
मैं आपको बता दूं, जूम इन और जूम आउट मैं यूज कर रहा हूं टू स्पेशलाइज और जनरलाइज, ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए. व्हेन आई से जूम इन, आई मीन टू से दैट आई स्पेशलाइज जूम इन. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. And when I say zoom out, it means I am generalizing things. जनरलाइजेशन मतलब, जैसे मैंने बोला कार, अब इसको जूम इन करूं कार को, तो उसमें आ जाएंगे कौन सी कार, कौन सी कंपनी पहले आएगी. देन उसके बाद फर्दर जूम इन करूं तो उस कंपनी का कौन सा मॉडल, वेरिएंट कौन सा. सो आप समझ रहे होंगे जूम इन और जूम आउट का मतलब क्या है. सो यूजर वेरीफाई को अगर आप जूम इन करते हैं, सो इसके अंदर और भी बहुत सारे सब फंक्शंस हो सकते हैं. सो अभी अपन सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जनरलाइज फंक्शंस की बात करें. सो ये फंक्शंस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जो भी, अब ये डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से आपके फंक्शंस बनेंगे. जैसे मान लो आप टोटल कस्टमर चाहते हैं या टोटल रेवेन्यू चाहते हैं, कोई भी कंपनी है रेवेन्यू चाहती है कि टोटल रेवेन्यू क्या है कंपनी का, तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है. टोटल लॉस कितना निकला, क्या कोई लॉस हुआ है, तो ये लॉस फंक्शन अपन को बता देगा कि हाँ लॉस हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो आ जाएगी वैल्यू. प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ. तो जहां पर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़े, ये सारे के सारे फंक्शन के थ्रू अपन कर सकते हैं, और इसमें हमें पूरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी होंगी. दूसरा पार्ट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली, अब यहाँ पे आप जूम आउट कर दीजिए, यहाँ पे आप पूरी एप्लीकेशन को ऑन द होल देखिए. ठीक है, सो एक एप्लीकेशन है, मान लो ये एप्लीकेशन की टेरिटरी है. सो मैं यहां पर एक एरो लगा के लिख देता हूं कि दिस एप्लीकेशन शुड बी सिक्योर. अब सिक्योर होगी तो इस पूरी एप्लीकेशन की बात हो रही है, या दिस एप्लीकेशन शुड बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए इस एप्लीकेशन को, या दिस एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल. सिक्योरिटी कैसे एनफोर्स करेंगे आप इस एप्लीकेशन में. अब आप बोलेंगे यहां पर कि सिक्योरिटी एनफोर्स करने के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब अपन ने स्विच कर लिया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में पहला सिक्योर. अब सिक्योरिटी एनफोर्स करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे. अब लॉग इन करेंगे इसका मतलब है आप क्रेडेंशियल बेस्ड लॉग इन करेंगे. सो आप यहां पर यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे. व्हेन यू क्रिएट अकाउंट एंड प्रोवाइड द यूजर स्पेसिफाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो वो लॉग इन कर सकता है आपके सिस्टम में. और जब वो लॉग इन कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने बार एक लेयर बना दी है. आपके सिस्टम में कोई भी उठ के नहीं ना ज्वाइन कर सकता है सिस्टम को. They have to create their account, they have to log in, then only they can access the system. So सिक्योरिटी एनफोर्स हो रही है. ये किस में लिखा हुआ है अपन ने, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में. मान लीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए. सो यहां पे परफॉर्मेंस, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है सिस्टम, थ्रूपुट कितना है. थ्रूपुट क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेस, कितने ट्रांजेक्शन रन हो सकते हैं. ठीक है, सो यहां पर आप पर यूनिट टाइम में कितने इंस्ट्रक्शन रन कर पाते हैं, इससे थ्रूपुट निकलता है. और इस पर्टिकुलर थ्रूपुट को जज करेंगे. अब मान लीजिए परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा. कुछ लोग डायरेक्टली अगर बोलेंगे कि भाई प्रोसेसिंग एलिमेंट बढ़ा दो. कभी कभी क्या होता है, जब गेम अच्छा नहीं चल रहा होता है, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, कोई हाई डेफिनेशन गेम खेल रहे हैं, तो जनरली क्या कहा जाता है, रैम बढ़वा लो. सो व्हेन यू से दैट कि रैम बढ़ा लीजिए, इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपने सिस्टम को और बेटर और बड़ा प्लेग्राउंड दे दिया. एक मैच हो रहा है, मान लो पवेलियन में लोग बैठे हुए हैं, मतलब वो हार्ड डिस्क है, और वहां से मैच खेलने के लिए कोई बैट्समैन आता है और 11 फील्डर्स लगे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा अपना क्या कहलाएगा, पवेलियन बेस्ड, सॉरी लाइव मैच रन हो रहा है. और ये इसको अपन विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, रैम में कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो आप वो हार्डवेयर या प्रोसेसिंग एलिमेंट्स बढ़ा लीजिए, या एक बेटर ऑप्टिमम कोड लिखिए, ये भी हो सकता है परफॉर्मेंस. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वो कारक हैं जो परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं. एक प्रोग्रामर एक कोड लिखता है, अगर वो कोड कम समय और कम स्पेस लेके चलता है तो अपन उसको ऑप्टिमाइज्ड कोड बोलते हैं.
ठीक है। सो यहां पर ये दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं जो परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। सो अब स्केलेबिलिटी की बात कर लें। ये मैं जनरलाइज टर्म में आपको समझा रहा हूं। व्हेन वी विल स्टडी दोज इन डिटेल दे विल बी मोर एक्सप्लोर्ड। स्केलेबिलिटी क्या होती है? व्हेन आई से दैट कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी से बियॉन्ड जाना। अब बियॉन्ड कितना जा सकते हो आप? मान लो एक रूम है जिसमें 60 स्टूडेंट्स को बैठने की कैपेसिटी है, तो यहां पर क्या 60 उसकी स्केलेबिलिटी की रेंज होगी? नहीं बोल सकते आप। 100% आप नहीं बोल सकते। तो यहां पर जो पैसेज एरिया बचा हुआ है, क्या उसमें कुछ और चेयर्स लगाई जा सकती हैं? तो मैक्सिमम आप बोल सकते हो 5 से 10 चेयर आप और लगा सकते हो। तो स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर रही है कि हाउ एक्सटेंड यू कैन स्ट्रेच द सिस्टम, कितना खींच सकते हो सिस्टम को। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। और ज्यादा किया तो हो सकता है टूट जाए। रबर के साथ ऐसा होता है, आप खींचे रबर को, हो सकता है एक लेवल के बाद वो टूट जाए। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें स्केलेबिलिटी में। मान लीजिए एक चेयर है, किसी कंपनी ने उसको बताया कि भाई 80 kg का कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इसमें बैठ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 82 पे वो टूट जाएगी। इट मे बी स्केलेबल टू 85, 90 और मे बी आफ्टर दैट इट कुड ब्रेक। ठीक है। सो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इन दोनों को जो हमने एग्जाम्पल लेवल पे देख लिया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है, फंक्शंस which get executed and generate some results। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है, जनरलाइज पर्सपेक्टिव, जहां पर सिस्टम के ओवरऑल प्रॉपर्टीज को अपन जज कर रहे हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। सो ये सारी एक एक वर्ड जो मैंने आपके लिए बोले, ये सारे वर्ड्स बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिस्टम की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये डिस्कशन होना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं डिजाइन की तरफ। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा डिस्कशन था जिसमें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, उससे हमारा उसको आइडेंटिफाई करके हमने SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस को लॉक कर लिया। जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, अब इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर किस तरह से निकलेगा ये आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि B एंड C आर द चाइल्ड ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि B और C मिलकर A को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं A के फर्दर दो डिकम्पोजिशन है, B और C। इसी में अगर अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो अपन इसको स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको अपन जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर कुछ बोल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना होगा। एक और स्ट्रक्चर का टाइप हो सकता है कास्केडेड स्ट्रक्चर, या फिर आप और बोल सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के हो सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चाइल्ड स्ट्रक्चर है, फिर उसके अंदर चाइल्ड। सो अब ये जनरली आप इसको एक नेस्टेड इफ की तरह अगर देखें, तो नेस्टेड इफ भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग अपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, है ना। सो यहां पर ये जो इफ है ये पेरेंटल इफ है, इसके अंदर एक और चाइल्ड इफ है, इसके अंदर एक और चाइल्ड इफ है। सो स्ट्रक्चर से आप समझिएगा, स्ट्रक्चर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स के डिसीजंस कहां से आते हैं, ये SRS से आते हैं। सो SRS से हमें डिसीजंस मिल जाते हैं और उन डिसीजंस को हम स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेट कर देते हैं। So the goal of the design phase is to transform the requirement into structure specified in SRS document.
सो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना उसको अब आपने आगे के लिए कैरी ऑन कर दिया. सो इन टेक्निकल टर्म्स, ड्यूरिंग द डिजाइन फेज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम द SRS डॉक्यूमेंट. आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स निकल पा रहे हैं, ये जो आर्किटेक्चर है वो किसका रिजल्ट है? SRS का. सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बन पाया क्योंकि हमारे पास SRS थी. सो देयर आर टू वेज or two approaches available for designing. The first one is traditional design approach and second one is object oriented design approach. So designing के दो पार्ट हैं, traditional and object oriented. अब ट्रेडिशनल डिजाइन अप्रोच में हम दो चीजों की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड देन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन. ये पूरा स्ट्रक्चर का अपना डिस्कशन हुआ. ट्रेडिशनल में क्या होगा? एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस प्रोसेस फॉलो होगी एंड एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन क्रिएट होगा. मतलब एनालिसिस के बाद जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हमें मिला, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसको बाद में डिजाइन, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाएगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें बस इतना समझना है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमें यूजर ने दी हुई हैं, उन रिक्वायरमेंट से हम कौन कौन से ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लॉक्स मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है. सो ऑब्जेक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड एंड देयर रिलेशन विल बी आइडेंटिफाइड. सो इन दिस टेक्निक, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, वेरियस ऑब्जेक्ट दैट अकर इन द प्रॉब्लम डोमेन एंड द सॉल्यूशन डोमेन आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड. ये प्रॉब्लम डोमेन में रिक्वायरमेंट में क्या बोले जा रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, और उस रिक्वायरमेंट के लिए जो सॉल्यूशन लिखा जा रहा है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लो और उनका आपस में कनेक्शन बताकर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो. क्या करना है यहां पर? ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह विजुलाइज की जाती है. एवरीथिंग इज विजुलाइज्ड एज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कनेक्शंस. थैंक यू.